हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि मोहन प्रसाद, प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट आपके लिए वीडियो लाया हूँ। आज मेरे दिल के करीब, बहुत दिल के करीब प्रोफेशन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक पे। प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक, जिसको हम कृत्रिम अंग प्रत्यंग भी कहते हैं, ये हमारे शरीर का मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में सपोर्ट करता है और उसके डिफॉर्मिटी को करेक्ट करता है और उसमें फ्रैक्चर या इंजरी में इमोबिलाइज करता है। ये एक ऐसा साइंस है जो हमें सपोर्ट करके चलना सिखाता है। प्रोस्थेटिक जो पार्ट है, प्रोस्थेसिस, नकली कृत्रिम नकली पैर हाथ जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारे बॉडी के पार्ट जो कट जाता है एक्सटर्नल, जैसे हाथ और पैर में, इसमें वो रिप्लेस करता है, इसीलिए इसको प्रोस्थेसिस बोलते हैं। और ऑर्थोटिक्स जो हमारे अंग को, प्रत्यंग को सब बाहर से सपोर्ट करता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को सपोर्ट करता है। डिफॉर्मिटी रहता है उसको वो करेक्ट करता है, और जब कुछ फ्रैक्चर हो जाए या कुछ मसल्स और टेंडन लिगामेंट की इंजरी हो जाए तो वहाँ वो इमोबिलाइज करता है। हमारा जो स्टिक होता है, व्हीलचेयर होता है, ये एम्बुलेशन में काम आता है। जो वॉकर होते हैं, ये सब रिहैबिलिटेशन एड्स कहलाते हैं। रिहैबिलिटेशन एड्स हमको एम्बुलेटरी में मदद करता है। प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक का मैं आपको कुछ हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। ये BC 2500 में रोमन साम्राज्य द्वारा इसको इस्तेमाल किया जाता था, प्रोस्थेसिस का और ऑर्थोसिस का। जब वो लोग इंजर्ड होते थे युद्ध में, तब इसका इस्तेमाल करते थे। फिर ये धीरे धीरे अमेरिका में शुरू हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 1952 में, अमेरिका में एक बना एसोसिएशन जिसको बोला जाता है अमेरिकन बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक, जो 1952 में बना। उसमें उन्होंने प्रोस्थेसिस और ऑर्थोसिस के लिए पूरा सिस्टम स्टार्ट किया कि कैसे बनाना है, डॉक्टर ने मिल करके कैसे करना है, उन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया। फिर वो आगे चल के 1960s में प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक का बहुत डेवलपमेंट हुआ। 1970 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक बना। इंडिया में भी ये 1948 में ही शुरू हो गया था। जो DC बोरा साहब थे, DC बोरा साहब ने इनको स्टार्ट किया था पुणे में। आर्टिफिशियल लिम्ब फिटिंग सेंटर वहाँ पर पुणे में खोला था, जो वहाँ पर जितने भी इंजर्ड लोग थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वार में हुए थे, उनको प्रोस्थेसिस और या उनके ऑर्थोसिस की आवश्यकता थी, तो उनको प्रोस्थेसिस ऑर्थोसिस देते थे। ये पोलियो के ऊपर में भी बहुत काम करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। पोलियो में इन्होंने कैलिपर्स, शूज़ के जितने भी डिफॉर्मिटी के शूज़ थे, कैलिपर्स थे, ये बनाना शुरू किया ऑर्थोटिक्स के रूप में। CTB के लिए बहुत पहले ही ये शूज़ बन चुके थे। रोमन साम्राज्य के समय में जो प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक में काम होता था, वो लेदर के ऊपर में, मेटल से, लेदर से और क्लोथ से होता था। धीरे धीरे 1960s में ये थर्मोप्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ, ग्लास फाइबर्स आ गए, तो बहुत ही ड्रामेटिक चेंज आ गया प्रोस्थेसिस और ऑर्थोसिस में, और बहुत सारे स्प्रिंट्स का डेवलपमेंट शुरू हो गया। और धीरे धीरे ये बढ़ता हर जगह इसकी इस्तेमाल होने लगी। नेशनल इंस्टीट्यूट्स खुल गए इंडिया में। निपोर्ट करके सबसे पहले कटक में खुला, वहाँ पर उन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया। फिर डिप्लोमा से स्टार्टेड हुए, नेशनल इंस्टीट्यूट्स बने। जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप कोलकाता था, या NIRTR जो था निर्धार, वो कटक में था। AIPMR मुंबई में शुरू हुआ, IPH दिल्ली में शुरू हुआ। इस तरह करके नेशनल इंस्टीट्यूट बन गए ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पर पहले डिप्लोमा में ट्रेनिंग होता था, फिर अभी डिग्री, मास्टर डिग्री और PhD तक ट्रेनिंग होती है। एलिम्को एक संस्था खुली इंडिया गवर्नमेंट का, जो आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, जिसमें आर्टिफिशियल लिम्ब्स और ऑर्थोटिक्स के सारे कंपोनेंट्स बनाए जाते थे, और वो पूरे इंडिया में आर्टिफिशियल लिम्ब्स और ऑर्थोटिक्स बनाने में व्हीलचेयर, साइकिल, ट्राईसाइकिल्स और स्टिक्स जो भी थे, वॉकर, इनका डिस्ट्रीब्यूशन करने में सबसे बड़ा योगदान रहा एलिम्को का, जो 1972 में बना था। इस तरह से मैं आपको प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक का आज हिस्ट्री बता रहा हूँ कि आज ये एक PhD का कोर्स हो चुका है, और ये बहुत ही बड़े तादाद में इसमें काम हो रहा है। हर डिपार्टमेंट, चाहे ऑर्थोपेडिक हो, चाहे न्यूरोलॉजी हो, रिहैबिलिटेशन का कार्यक्रम हो,
या आपको ऑन्कोलॉजी हो, प्रेशर गारमेंट इसमें होते हैं जो स्टॉकिंग्स के रूप में होता है, या बर्न पेशेंट के लिए जो प्रेशर गारमेंट होते हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए इसमें स्पेशल क्लोथ का निर्माण भी किया गया जो स्ट्रेचेबल होता है, चारों तरफ से सिपेल भी नहीं होता है, वो चारों तरफ से स्ट्रेचेबल होता है। इस तरह से प्रेशर गारमेंट का भी काम है, स्टॉकिंग्स भी इसमें बनते हैं। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्थोसिस बनते हैं, जैसे AFO फुट ऑर्थोसिस, KFO, HKFO, हैंड्स के स्प्लिंट बनते हैं, डायनेमिक होते हैं, स्टैटिक है, हैंड के स्प्लिंट्स बनते हैं। इसमें स्पाइनल ऑर्थोसिस बनता है जिसमें ब्रेसेस बनते हैं स्पाइन के। अब आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में भी जैसे हिस्ट्री में भी आपने देखा कि राजा महाराजा तो वो ब्रेसेस पहनते थे, तो वहाँ से भी वो डिज़ाइन को ला करके इसमें उपयोग किया गया है कि हम कैसे बायोमैकेनिकली मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को ठीक कर सके, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को इमोबिलाइज कर सके, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को हम सपोर्ट कर सके। प्रोस्थेसिस का सबसे पहले इन्वेंशन जनरल मार्कस सर्जियस ने किया था, और ऑर्थोसिस का सबसे पहला जो इन्वेंशन था जो डॉक्यूमेंटेड है ये डॉक्टर एम्ब्रोस पारे ने किया था, CTV स्प्लिंट के लिए किया था। उन्होंने लेदर मेटल का इस्तेमाल किया था। चाइना में सबसे पहले प्रोस्थेसिस का इस्तेमाल हुआ था जहाँ पर उन्होंने वुड से सॉकेट बनाया था, मेटल से जॉइंट बनाया था और फ्लेक्सिबल फुट बना करके सबसे पहले प्रोस्थेसिस का निर्माण जो आज के मॉडर्न प्रोस्थेसिस का प्रेरणा स्रोत है उसका निर्माण किया था। तो हम लोग यहाँ एक रिप्लेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसको प्रोस्थेसिस कहते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स कहते हैं। हमारे जो प्रोस्थेसिस में जो डिवीज़न हुआ है वो अपर लिम और लोअर लिम का दो डिफरेंट अपर लिम प्रोस्थेसिस बोलते हैं अपर लिम के लिए जो होते हैं, और लोअर लिम प्रोस्थेसिस होता है जो लोअर लिम के लिए होता है इस्तेमाल होता है। अपर लिम में दो तरह का टर्मिनल डिवाइस इस्तेमाल होता है, उसमें मैकेनिकल हैंड भी होता है और कुछ जगह पर लोग हुक भी इस्तेमाल करते हैं जिससे वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करे। देखने में तो बहुत अच्छा नहीं होता है हुक, लेकिन वो परफॉर्मेंस देने में वो काम जो करते हैं, टेक्निकल काम जो होता है उसको अच्छे से वो कर पाते हैं उसके द्वारा। और मैकेनिकल हैंड का इस्तेमाल होता है, इसमें 3 जॉ चक मूवमेंट भी होता है, 3 उंगलियों का मूवमेंट होता है। और बायोनिक अगर टर्मिनल डिवाइस होता है तो उसमें सारे फिंगर्स का मूवमेंट होता है, सारे फिंगर्स के जॉइंट्स का मूवमेंट होता है जिससे वो प्रेशर सेंसिटिव होता है। वो हर एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अनुसार से वो प्रेशर ग्राफ और जो भी होल्डिंग होता है उसको वो करता है। टर्मिनल डिवाइस होते हैं प्रोसेसिस में, उसमें सॉकेट होता है, उसमें एक्सटेंशन पार्ट होता है। अगर वो मैकेनिकल है तो उसमें मैकेनिकल हार्नेस होते हैं, उसमें आपके स्ट्रिंग के द्वारा उसमें खींचने का सिस्टम होता है, हार्नेस सिस्टम होता है, उसमें केबल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर वही बैटरी ऑपरेटेड होता है तो उसमें मोटर होते हैं, वो मोटर आपके डिफरेंट इलेक्ट्रोड से भी जुड़े रहते हैं। चाहे वो बायोनिक होता है तो इम्पल्स से भी जो आता है, अपने मसल्स में इम्पल्स आता है उससे वो माइक्रो स्विचेस के द्वारा जुड़ करके हैंड को ऑपरेट करते हैं, बैटरी के द्वारा वो ऑपरेटेड होता है। इसमें बॉडी पावर नहीं लगता है, इसमें बैटरी द्वारा ऑपरेटेड होता है। और मैकेनिकल जो जॉइंट प्रोसेस होते हैं उसमें बॉडी के द्वारा स्ट्रेंथ लगाना पड़ता है, ताकत लगाना पड़ता है, उसका अपना एक सिस्टम होता है। हम यहाँ अलग अलग डिवीज़न में भी करते हैं। कॉस्मेटिक हैंड भी होता है जो फिंगर्स के लिए होते हैं, या आपके रिस्ट के नीचे भी जो एम्पुटेड होता है उसमें कॉस्मेटिक हैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिस्ट से होता है तो आप मैकेनिकल जॉइंट और मैकेनिकल मोटराइज चाहे कॉस्मेटिक किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट पार्ट में एम्पुटेशन होता है, उसको डिफरेंट प्रोस्थेसिस बनते हैं। लेकिन बेसिकली मैं ज़्यादा बात करूँगा वो है आपका हैंड प्रोस्थेसिस जो कॉस्मेटिक होता है। उसके बाद आपको अबव रिस्ट होता है जो जिसको बिलो एल्बो भी बोलते हैं, बिलो एल्बो प्रोस्थेसिस बनता है जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों बन सकता है। उसके बाद थ्रू एल्बो प्रोस्थेसिस होता है, उसमें बाहर से एक्सटर्नल जॉइंट लगता है और उसमें जो एल्बो का ऑपरेशन होता है, एल्बो को ऑपरेट जो करते हैं उसके लिए अलग से केबल होता है। और जो टर्मिनल डिवाइस का मैकेनिकल हैंड या हुक का इस्तेमाल करते हैं उसमें अलग से केबल होता है। हार्नेस दोनों को फंसाने के लिए, अपने बॉडी से अटैच करने के लिए यहाँ पर हार्नेस सिस्टम होता है। ऐसे थ्रू एल्बो के बाद एबव एल्बो का काम होता है। एबव एल्बो में भी आपका टर्मिनल डिवाइस को ऑपरेट करने का होता है। एल्बो जॉइंट जो होते हैं वो अंदर से टर्मिनल होते हैं और वो जगह जगह पर लॉक हो सकते हैं, उस एल्बो जॉइंट का इस्तेमाल होता है। और शोल्डर एम्पुटेशन में शोल्डर का भी आपका शोल्डर का सॉकेट बनता है, शोल्डर जॉइंट का इस्तेमाल होता है, एल्बो जॉइंट का इस्तेमाल होता है और आपको हैंड रिस्ट यूनिट का इस्तेमाल होता है। सब में सॉकेट बनता है, सब में एक्सटेंशन पार्ट होता है
और सब हाथ जैसे हाथ दिखता है उसी तरह से हम लोग हाथों को बनाते हैं। वैसे ही आपका पैर का प्रोस्थेसिस होता है, पैर में भी डिफरेंट प्रोस्थेसिस होता है। जैसे फिंगर का होता है तो फिंगर का सिलिकॉन्स, अभी हाथ में भी सिलिकॉन्स के बनते हैं, बहुत कॉस्मेटिक होते हैं। ऐसे पैर में भी सिलिकॉन के बनते हैं, सिलिकॉन के कॉस्मेटिक होते हैं। आपका डिफरेंट चौपाट लेवल हो, चाहे बायोट लेवल हो, चाहे आपका साइंस लेवल हो या ट्रू साइंस हो, आपके सभी के लिए कॉस्मेटिक भी बनते हैं सिलिकॉन के। और आप फंक्शनल भी बना सकते हैं उसको, आप डिफरेंट मटेरियल थर्मोप्लास्टिक मटेरियल से बना सकते हैं। उसमें आप फुट का अटैचमेंट भी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बनती हैं। लेकिन बेसिकली जब साइंस होता है वहाँ से फुट, जो डिफरेंट टाइप ऑफ फुट्स आजकल आते हैं, मैकेनिकल कार्बन फुट्स भी आते हैं, नॉन कार्बन फुट्स भी आते हैं, उसका इस्तेमाल शुरू होता है। उसमें सॉकेट बनते हैं, सॉकेट के साथ उसका फुट का अटैचमेंट होता है। फुट अटैचमेंट के लिए आपको फुट अडाप्टर होता है। वो सारी चीज़ का इस्तेमाल करके प्रोस्थेसिस बनाते हैं, आपका साइंस का, ट्रू साइंस का या बिलो नी का। बिलो नी में सॉकेट होता है आपका। सॉकेट में आपको सॉकेट जो होता है वो पाइलॉन से या एक्सोस्केलेटन सिस्टम अगर आप बना रहे हैं तो बाहर से आप थर्मोप्लास्टिक से बना करके फुट का अटैचमेंट करके आप पैर बना सकते हैं। इसमें दो प्रकार का पैर बनता है, एक एंडोस्केलेटन बोलते हैं, एक एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। एक्सोस्केलेटन में वो सारा चीज़ बाहर से ही सॉलिड होता है और मजबूती से थर्मोप्लास्टिक चाहे फाइबर ग्लास का बनाकर चाहे कार्बन फाइबर का बना के आप बाहर से एक्सोस्केलेटन सिस्टम बना सकते हैं। उसमें फुट अडेप्टर से फुट को आप फिक्स कर सकते हैं और आप हर जो उसके सस्पेंशन बेल्ट होते हैं, डिफरेंट लेदर के सस्पेंशन बेल्ट भी बना सकते हैं या सुपराकॉन्डल सस्पेंशन भी दे सकते हैं, या आपको सिलिकॉन लाइनर के द्वारा भी और शटल लॉक या बिना शटल लॉक के भी आप सस्पेंशन बना सकते हैं। इस तरह से बिलो नी प्रोस्थेसिस बनता है। एबव नी प्रोस्थेसिस में भी सॉकेट रहता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइनर होते हैं। बिलो नी में जैसे लाइनर होते हैं आप सिलिकॉन लाइनर दे सकते हैं या डिफरेंट जो भी आप प्लास्टोजेट का लाइनर बनाइए, चाहे ईवा का लाइनर बनाइए, आप डिफरेंट लाइनर्स बना करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने स्टम्प को। स्टम्प क्या होता है, जो कटा हुआ हिस्सा आता है उसको स्टम्प बोलते हैं। उस स्टम्प से को प्रोटेक्शन करना है ज़िंदगी भर और आपको अलाइनमेंट करना है ऐसा कि उसको चलने में बायोमैकेनिकली प्रॉब्लम ना हो। आप एवं के लिए भी सॉकेट बनाते हैं, उसमें भी आपका सिलिकॉन लाइनर यूज़ कर सकते हैं, पिलाइट यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें एवाइज यूज़ कर सकते हैं। अलग डिफरेंट आप लाइनर बना सकते हैं। सॉकेट बनाइए, सॉकेट में आपको फिर नी जॉइंट को अटैच करने के लिए या तो आप पायलन, छोटा है तो पायलन का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा नहीं है तो आप सॉकेट अडेप्टर के साथ में पायलन को नहीं सीधा आप नी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नी को फिक्स कर सकते हैं। नी को फिक्स करने के बाद नीचे में बिलो नी के लिए आप पायलन का इस्तेमाल करते हैं। फुट अडेप्टर रहता है, फुट का इस्तेमाल करते हैं आप, डिफरेंट काइंड ऑफ फुट का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन या नॉन कार्बन फुट होते हैं, आप इस्तेमाल साइज फुट भी होता है, उसमें कार्बन डिफरेंट फुट होते हैं। K2, K3, K4, K5 जो एक्टिविटी लेवल के पास से डिपेंड करता है वैसे वैसे फुट होते हैं। रनिंग के लिए ब्लेड भी होता है, रनर ब्लेड जो उसको बोलते हैं। आप किसी भी प्रकार का आप फुट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बिलो एबव नी के बाद आपका आता है हिप डिसआर्टिकुलेशन। हिप डिसआर्टिकुलेशन के लिए आपको स्पेशल सॉकेट बनता है या हेवी पेल्विक्टोमी के लिए आपको स्पेशल सॉकेट बनता है। इसमें आप हिप जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, आप नी जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, आप डिफरेंट काइंड ऑफ नी जॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप उसमें हाइड्रोलिक नी जॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूमेटिक नी जॉइंट इस्तेमाल, मैकेनिकल, सेफ्टी नी, डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ नी जॉइंट्स आते हैं, आप उसका इस्तेमाल करते हैं। जयपुर फुट में जैसे एक्सटर्नली जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, एक्सटर्नल जॉइंट का भी इस्तेमाल करते हैं, हर प्रकार का। लेकिन जो जितना अच्छा आप जॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, जितना अच्छा उसका परफॉर्मेंस होगा, उतना बायोमैकेनिकली एडवांटेज वो करता है। कार्बन फुट देने से आपका कार्बन फुट का है वो आपको मैकेनिकली ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो आप ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन नहीं करते हैं चलने में, आपका एनर्जी कंजम्पशन कम होता है। तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोस्थेसिस जो होता है, हिप पेल्विक्टोमी जो होता है, हेमीपेल्विक्टोमी, हिप डिसआर्टिकुलेशन, एबव नी जो होता है, बिलो नी होता है, साइंस होता है, ट्रू साइंस होता है, और फुट के डिफरेंट एप्लीकेशन होते हैं। उस हिसाब से लोअर लिम्ब का प्रोस्थेसिस बनता है। इस तरह से प्रोस्थेसिस आप समझ गए होंगे कि एक कटा हुआ जो हमारा हिस्सा उसको रिप्लेस करके हमको एम्बुलेटरी बनाना है, वो अपने काम में जा सके, अपने काम को कर सके, चलना फिरना, गाड़ी चलाना या कुछ भी करना है पैर के सहारे के द्वारा अपने काम को प्रॉपरली वो कर सके। वो हम लोग डिफरेंट तरीके का प्रोस्थेसिस बनाते हैं। उसमें आप जितना अच्छा उसके सॉकेट फिटमेंट करते हैं, उसका अलाइनमेंट सही देते हैं, उसके फुट का पोजीशनिंग प्रॉपर रखते हैं, वेट बियरिंग लाइन को आप देखते हैं, जितना अच्छा उसके दूसरे कंडीशंस को भी देखते हैं कि आपका
दूसरा लिम्स भी कैसा काम कर रहा है, या बॉडी का जो मैकेनिक्स, स्पाइनल मैकेनिक्स है वो कैसा प्रॉपर है कि नहीं है, उसके अनुसार देख करके प्रोस्थेसिस का हम लोग निर्माण करते हैं। अब जैसे दोस्तों मैंने बताया आपको प्रोस्थेसिस के बारे में, तो मैं अब ये कह के समाप्त करना चाहता वीडियो में कि प्रोस्थेसिस का प्रॉपर चयन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट होना चाहिए। उसके पहले उसको साइकोलॉजिकली पूरा आपको समझाना चाहिए, उसको प्रिपेयर करना चाहिए कि वो प्रोस्थेसिस का कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसको ज़िंदगी भर उस प्रोस्थेसिस का इस्तेमाल करना है, उसका रख रखाव कैसे प्रोस्थेसिस का करना है भी उसको समझाना चाहिए। और उसको जब आप गेट ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसका गेट ट्रेनिंग भी प्रॉपर होना चाहिए, ताकि वो जब वो प्रोस्थेसिस लगा के चले या वो अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा हो प्रोस्थेसिस का, तो वो अच्छे से अपने एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ कर सके, उसका भी उसको अच्छे से ट्रेनिंग देना चाहिए। साइकोलॉजिकली उसको इतना बूस्ट करना चाहिए कि वो धीरे धीरे अपने प्रोस्थेसिस को अपना ही पार्ट समझ सके, ताकि उसका प्रॉपर ब्रेन से जो रिफ्लेक्स होता है वो प्रॉपर ब्रेन रिफ्लेक्स पैदा करके उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सके। मैं एज ए प्रोस्थेटिस्ट ये तो कभी नहीं चाहूँगा कि किसी को प्रोस्थेसिस लगे, लेकिन अगर वो किसी कारण से दुर्भाग्यवश उनका एम्पुटेशन हो चुका है, तो मैं चाहता हूं कि वो अच्छे प्रोस्थेसिस के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, और कैसे प्रोस्थेसिस का इस्तेमाल करना है, कैसे उसका रख रखाव करना है, अपने स्टम्प का कैसे केयर करना है, अपने मसल्स का, साउंड लिम्ब का भी कैसे केयर करना है, पूरे बॉडी को कैसे इस्तेमाल करना, चाहे लोअर लिम्ब है चाहे अपर लिम्ब है, क्या क्या एक्सरसाइजेस करना है, वो सारा वो अच्छे से समझें। इसके लिए फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट होते हैं, फिजियोथेरापिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट का भी वो सलाह लें, जो डॉक्टर होते हैं जो उन्होंने उनको एम्पुटेट किया है, चाहे तो वो साइकोलॉजिस्ट से भी मिल करके साइकोलॉजी का भी अपना थेरापी ले सकते हैं, उनसे भी वो अपना बात समझ सकते हैं, और वो डॉक्टर के हर समय कंसल्ट में रहें, ताकि वो उनको उनके जो एम्पुटेड पार्ट है, जो स्टम्प है या बाकी कोई भी उसमें प्रॉब्लम है कि नहीं, वो उसको समझते रहें। प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिस्ट के तो वो संपर्क में रहेंगे ही रहेंगे, जो प्रोस्थेटिस्ट होते हैं वो उनको बारे में हर समय प्लान करते रहते हैं, अगर कुछ एडवांस चीज़ भी होता है तो उनकी जानकारी देते हैं, और उस प्रोस्थेसिस में उसको एडवांस चीज़ को लगवाते हैं या एडवांस चीज़ों की एडवांस प्रोस्थेसिस में बदलवाते हैं। इस तरह से वो प्रोस्थेटिस्ट के पास हर समय ताउम्र कांटेक्ट में रहें और अपना एक अच्छा रिलेशन बनाएं। प्रोस्थेटिस्ट भी अपने जो पेशेंट दोस्त हैं उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाएं और उनको हर समय मोटिवेट करते रहें कि वो अपने प्रोस्थेसिस का इस्तेमाल, अपने शरीर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये मैं चाहूँगा कि आप ये जो वीडियो बन रहा है उसको सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हम आपको इसके बाद मैं जो ऑर्थोटिक्स के बारे में बताने वाला हूँ वीडियो को भी अच्छे से आपके पास पेश कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।